नमस्कार, ब्रेकिंग एट 10 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। पहले हेडलाइंस। जम्मू के झज्जर कोटली में बड़ा बस हादसा। बस गहरी खाई में गिरने से 10 मुसाफिरों की मौत बढ़ सकती है। मरने वालों की तादाद। अमृतसर से कटरा जा रही थी बस। ट्रैफिक रोहतांग शाहरा पर पेशा हादसा। माल भरदार ट्रक दरिया में जा गिरा। ड्राइवर लापता। अनंतनाग के आचार्यपुरा में मिलिटेंटों ने एक शहरी को मारी गोली। फायरिंग में दीपक कुमार नामी शख्स की मौत। हिफाजती दस्तों ने की इलाके की घेराबंदी। मिलिटेंटों की तलाश जारी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अनंतनाग में दीपक पर हुए दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत की। मनोज सिन्हा ने दीपक के अहलखाना से ताजियत की। सिन्हा ने कहा, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दों के अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है। रूट्स इन कश्मीर के तर्जमान अमित रैना ने अनंतनाग में हुए टारगेट किलिंग की सख्त मजम्मत की। उन्होंने वादी में अक़लियतों के लिए मुनासिब सिक्योरिटी की मांग की। पुलवामा में दर्जन भर दुकानों में हुई लूट की वारदात। शहर में रात गए चोरों ने की लूटपाट। अनंतनाग के सल्लर पहलगाम में मनशियात मुखालिफ प्रोग्राम का एहतमाम। तलबा की बड़ी तादाद ने की शिरकत। कश्मीरी नौजवानों में मनशियात के इस्तेमाल के बढ़ते चलन पर तशवीश का इजहार। मुख्तलिफ शोबों से मुंसलिक अफराद से मनशियात के खिलाफ उठ खड़ा होने की अपील। G20 इजलास में कश्मीरी मसनूआत की नुमाइश की गई। गैर मुल्की मंदबीन ने दी बांडीपुरा की मसनूआत को खासी अहमियत। बांडीपुरा के फनकारों में खुशी का माहौल। जस्टिस एमएस रामचंद्र राव हिमाचल हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर लेंगे हलफ। गवर्नर राजभवन में दिलाएंगे हलफ। सीएम सुखो हलफ बर्दारी में होंगे शरीक। नॉन प्रैक्टिस अलाउंस बंद करने के फैसले के खिलाफ डॉक्टरों के पेन डाउन हड़ताल और ओपीडी की सेहत खिदमात होंगी मुतासर। वज़ीर सेहत धनीराम शांडिल ने कहा, रियासत की माशी हालत है खराब। सीएम सुखो ने मरकजी वजीर तवानाई आरके सिंह से दिल्ली में की मुलाकात। हिमाचल के पावर प्रोजेक्ट्स और ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में हुई बातचीत। बीबीएमबी में पानी पर वजीर आला ने मरकज से 12% रॉयल्टी का किया मुतालबा। अपोजिशन लीडर जयराम ठाकुर और मरकजी वजीर प्रहलाद पटेल का बयान। मोदी हुकूमत के 9 सालों में हिमाचल को खास प्यार मिला। रईस, शुरुआत करते हैं पहले बड़ी खबर से। जम्मू से बड़ी खबर है। जम्मू के झज्जर कोटली में बड़ा हादसा, सड़क हादसा हुआ है जिसमें बस खाई में गिरी है। 10 अफराद हलाक हुए हैं। 55 जख्मियों को अस्पताल ले जाया गया। बस अमृतसर से कटरा जा रही थी। आपको बता दें, मरने वालों की जो तादाद है वो 10 हो गई है और 55 जो है जख्मी है। बस खाई में गिरी। जम्मू के झज्जर कोटली में यह हादसा हुआ है। सड़क हादसे में बस खाई में गिर गई। 10 अफराद हलाक हो गए और 55 जख्मी हुए हैं। जख्मियों को अस्पताल ले जाया गया है। बस अमृतसर से कटरा जा रही थी। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि बस की क्या हालत हुई है। जिस तरह से खाई में बस गिरी है तो बड़ी तादाद में मुसाफिर इस बस में सवार थे। 70 से ज्यादा मुसाफिर इस बस में सवार थे, जिसमें कई बच्चे भी शामिल हैं, महिलाएं हैं। तो बस हादसे में 55 लोग जख्मी हुए और अभी तक की जो जानकारी मिली है 10 लोग यहां पर की मृत्यु हुई है। अभी ये ब्रेक फेल और ये चीजें, ये मैकेनिकल बातें कहाँ से आएंगी? अभी कुछ ने देखा जाके कि ब्रेक फेल हो गई है या क्या हो गया है? ऐसा कर ऐसा लग नहीं रहा। शायद बड़ी बस है और लगभग गिनती जो उसकी आ रही है
कुल मिलाकर के वो इतनी ज़्यादा भी नहीं है और थोड़ा बहुत ओवरलोडिंग हो सकती है, बट ये जो सालम बसें जो चलती हैं ये थोड़ी बहुत वायलेशन कर ही लेती हैं, थोड़ा बहुत ओवरलोडिंग तो है। तो बस अमृतसर से कटरा जा रही थी, जिसमें जाके अपने आपने देखा डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि ब्रेक फेल की बात नहीं आई है, ओवरलोड उन्हें नजर आता है। जैसा कि हम लगातार इस खबर पर नजर रखे हुए हैं और हमने पहले भी बताया कि मुसाफिरों ने जिस तरह से बताया कि इसमें मुसाफिर सीट की जो तादाद है उससे तो कुछ ज्यादा है, जिसके बाद ये हादसा हुआ है। और मकाम हादसा से पहले बस ठीक चल रही थी, लेकिन कुछ देर पहले इस बस की जो है तेजी, जो रफ्तार है वो बढ़ गई थी, जिसके बाद ब्रिज से यानी गहरी खाई में ये बस गहरी खाई में गिरी, जिसके बाद 55 लोग जख्मी हुए और 10 लोगों की हलाकत हुई है। अमृतसर से वैष्णो देवी मुंडन के लिए जा रहे थे और ड्राइवर अचानक बहुत पहले ठीक ही से आ रहा था, अचानक पता नहीं स्पीड कर लिया, उसके बाद गाड़ी खाई में चल गया। आप लोग कितने फैमिली मेंबर्स? आप लोग कहाँ से आ रहे थे सारे? अमृतसर से आ रहे थे। नहीं, लेकिन आप बिहार के लखीसराय के रहने वाले हैं? हाँ, लखीसराय के हैं रहने वाले। तो अमृतसर कहाँ गए थे? अमृतसर मेरा घर भी वहाँ बना हुआ है ना अमृतसर में, और बाकी फैमिली अमृतसर में रहते हैं, तो पहले लखीसराय से अमृतसर गए। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता भी यहाँ पे पहुंचे हैं, जिस तरह से जख्मियों का हाल जानने के लिए यहाँ पे प्रशासन के लोग पहुंचे हैं। और जिस तरह से ये दुखद हादसा हुआ है उसमें कई कीमती जानें जो हैं, लगभग 10 जानें जा चुकी हैं, और जितना भी प्रशासनिक जो अमला है वो यहाँ पे पहुंचा है। ADG जम्मू है, डिवकॉम है, और उनके साथ जो चीफ सेक्रेटरी हैं डॉक्टर अरुण कुमार मेहता वो यहाँ पे पहुंचे हैं। पूरा पुलिस का अमला और जो अस्पताल का जितना भी प्रशासन है वो लगा हुआ है कि जो देखभाल है वो अच्छी हो पेशेंट्स की, क्योंकि कई पेशेंट जो हैं वो अभी क्रिटिकल बताए गए हैं। और यहाँ पे चीफ सेक्रेटरी जो है डॉक्टर अरुण कुमार मेहता जो खुद पहुंचे हैं, इस बात की तस्दीक करता है कि जो ये हादसा है काफ़ी दुखद है और इसमें कई लोग जो हैं वो जख्मी हो गए हैं, जो आंकड़ा लगभग जो है 55 से ऊपर चला गया है, जो जख्मी हालात में यहाँ पे एडमिट करवाए गए हैं, और उनमें से कईयों की हालात जो है वो नाजुक बनी हुई है। और यहाँ पे प्रशासनिक अमला खुद जो है स्थिति का जायजा लेते हुए। कैमरामैन आशु के साथ राजेंद्र वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। और इस वक्त हमारे साथ राजेंद्र टिक्कू भी मौजूद हैं तमाम तफसीलात के साथ। राजेंद्र, जिस तरह से ये बस हादसा हुआ है, बड़ा शदीद हादसा है, लगातार खबर आ रही थी कि 7 हुए हैं, 10 हो गए हैं, लेकिन जो जख्मी है वो बड़ी संख्या है अभी। तो क्या कुछ अस्पताल से जानकारी मिली और इस वक्त आप कहाँ हैं, क्या कुछ जानकारी आपके पास है? जी जिलानी, मैं अभी उस स्पॉट पे हूँ जहाँ पे ये हादसा पेश आया है। ज़ाती तौर पे यहाँ पे ये जो बस थी अमृतसर से आ रही थी, ये कटरा के लिए जा रहे थे। इसमें कई ऐसी फैमिलियां थी जो मुंडन सेरेमनी होता है वो करने के लिए भी जा रहे थे, लेकिन यहाँ पे वो ब्रेक फेल होने की वजह से बताया जा रहा है, क्योंकि जो श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे है, जब जम्मू से ये बस आ रही थी, करीबन 500 मीटर आगे एक बैरिकेड है, उसको भी क्रॉस करके दूसरी तरफ जो अपोजिट रास्ता है उसको क्रॉस करके पुल को भी पार करके मैं तस्वीर में आपको दिखाता हूं। ये है पुल जहां से ये बस बिल्कुल जा गिरी है उस खाई में जी। और यहां पे जो SDRF अमला है और साथ में पैरामिलिट्री फोर्सेस है, जिन्होंने इसमें मदद की इन सवारियों की जो जख्मी थे, और जो कुछ भी यहाँ पे मृतक पाए गए थे उनको GMC लिया गया। यहाँ से अभी तक ये जानकारी है यहाँ पे, और कि कुछ लोगों से हमने बात भी की, वो काफी तनाव में लगे, जो 3-4 लोग जो इसमें बिल्कुल बच गए हैं, उन्हें थोड़ी सी चोटें आई हैं, बात करनी चाहिए उनसे, लेकिन वो बिल्कुल हरासा जैसे हो गए हैं और बहुत ही अजीब हालत थी उनकी जब हमने उनसे बात की। आप बस की हालत देखकर ये जान सकते हैं कि ये कितना बड़ा हादसा है जो पेश आया। और इस बस में करीबन ये बताया जा रहा है 70 से 75 सवार मुसाफिर इसमें थे, जिनमें से आप अभी तक जो 55 बताया जा रहा है और 10 की मृत्यु बताई जा रही है। जी जिलानी। जी राजेंद्र, जिस तरह से हम देख रहे हैं हादसा, दोनों टायर जो है ऊपर की तरफ अभी वहां पर फंसे हुए हैं और बस नीचे खाई में गिरी है, तो मुसाफिरों से जो कुछ बातचीत हुई, मुसाफिरों ने अब तक क्या कुछ जानकारी दी है?
हादसे को लेकर? मुसाफिर ये कह रहे हैं, हाँ, जिन मुसाफिरों से हमने बात की थोड़ा सा जानकारी हासिल करने के लिए, वो जैसे मैंने बोला वो सिट्रस में बहुत लग रहे थे, लेकिन उनका कहना था कि वो जो 3-4 सवारियां हैं जो बच गई इस एक्सीडेंट में, वो पिछली वाली सीट पे सोए हुए थे और जब बस खाई में गिर गई तो वो जाग पड़े और उसके बाद उन्हें लगा कि शीशा तोड़ के हम बाहर निकल सकते हैं और शीशा तोड़ के वो बाहर निकले। इसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अपनी फैमिली को खोया है, वो काफी स्ट्रेस में लग रहे थे, तो हमें बात करना चाहिए उनसे, लेकिन बात वो नहीं कर पाए। जी ढिलानी जी। राजेंद्र, एक चीज ये, हम लगातार सुबह से इस खबर पर बने हुए हैं, कुछ मुसाफिरों ने यह भी बताया था कि बस इस हादसे के मकाम से पहले ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन हादसे के मकाम से कुछ देर पहले इस बस की रफ्तार बढ़ा दी गई है, जिसकी वजह से यह हादसा बताया जा रहा है। कारण फिलहाल यह सामने आया है एक मुसाफिर के मुताबिक, तो इस बारे में क्या कुछ जानकारी है? हाँ, जानकारी ये है कि जो हमने यहाँ पे इस अमले से बात की, इन्होंने कहा कि जो ये बस कटरा जा रही थी, यहाँ से मैं कैमरामैन को बता सकता हूँ, वो आपको दिखाएं, ये कटरा का रास्ता है, ये कटरा के जो दोमेल है वहां से बस कम से कम 500 से 600 मीटर आगे आ गई और बताया ये जा सकता है ब्रेक फेल का, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि ये बस क्रॉस कर चुकी है इस बैरिकेड को। मैं जो बैरिकेड आपको बताता हूं, असली जो रास्ता है, जो असली रास्ता है, बस को उस उधर से आना था जी, जाना था, या मोड़ करके वो यहाँ पे आ जाती। लेकिन देखिए, मैं आपको बता सकता हूँ, ये देखिए आप, ये टायरों के निशान हैं जहां से बस क्रॉस कर गई जी, और उसके बाद ये बस जो यहां से आई और उसके बाद ये बस बिल्कुल यहां पे पार करके इस बैरिकेड को, यहां पे इस रास्ते इस खाई में गिर गई। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल जो यहां पे पुल को इसने क्रॉस किया है, इसको, इस बैरिकेड को भी क्रॉस करके ये बिल्कुल उस खाई में गिर गई। ऐसा देखने को मिल रहा है, जैसे तस्वीर में आपने देखा कि बस की हालत क्या है। ये बेसिकली बताया जा रहा है यहाँ पे ब्रेक फेल होने की वजह से। अगर ओवरलोडिंग की बात हम करेंगे तो इन ओवरलोडिंग तो वहां पे जो दोमेल है वहां पे कुछ हादसा पेश आता, ब्रेक फेल होने की वजह से ये आगे बढ़ती गई बस और काबू न पाकर ड्राइवर के हाथ से बिल्कुल इसका कंट्रोल खो बैठा ड्राइवर, और उसके बाद ये बस इस खाई में गिर गई। ठीक, हमारे साथ राजन भी जुड़े हुए हैं। राजन, जिस तरह से लगातार आप इस खबर पर बने हुए हैं, मरने वालों की संख्या अब 10 हुई है और बताया जा रहा था कि बस का एक हिस्सा जिसकी जो है अभी देखना है कि कितने लोग शदीद जख्मी हैं, क्या कुछ होता है। तो अस्पताल से क्या कुछ जानकारी राजन मिली है, अभी कितने जख्मी पहुंचे हैं? अभी डीजीपी दिलबाग सिंह यहाँ पे पहुंचे थे और उसके बाद वो मीडिया से भी उन्होंने बात की है और उन्होंने ये कंफर्म किया है कि 10 लोगों की इसमें मौत हुई है और लगभग 59 जो है 59 जो जख्मी हैं वो यहाँ पहुंचे हैं, जीएमसी राजकीय मेडिकल कॉलेज में पहुंचे हैं, जिनमें से 3 की जो हालत है वो क्रिटिकल बताई गई है और जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो ऑलमोस्ट जो है वो खत्म हो चुका है। अभी एक बस का जो हिस्सा है वो नीचे दबा हुआ है उनका कहना है, लेकिन पुलिस लगभग ये जो है ये मान चुकी है कि अब कोई भी जख्मी जो है वो बस में फंसा हुआ नहीं है और उन्होंने साफ कर दिया है कि इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो होगी, लेकिन प्राइमा फेशिया जो लगता है कि बस की जो गति थी वो काफी तेज थी, जिसकी वजह से ये जो है नियंत्रण नहीं रहा। हालांकि उन्होंने रूल्ड आउट नहीं किया है कि बस के जो ब्रेक हैं वो भी फेल हो सकते हैं और इसके साथ साथ जो ड्राइवर है कहीं ना कहीं उसकी भी गलती इसमें हो सकती है और ऐसे में जो कीमती जानें चली गई हैं उस पर उन्होंने अपना अफसोस जताया है। या उससे पहले चीफ सेक्रेटरी जो है डॉक्टर अरुण कुमार मेहता भी यहां पे पहुंचे और उन्होंने कहा कि जो मुफ्त इलाज है वो तमाम जख्मियों को दिया जाएगा। निर्देश जो है वो अस्पताल प्रशासन को दे दिए गए हैं। आज हमने देखा कि जब डॉक्टर अरुण कुमार मेहता यहां पे पहुंचे उनके साथ डिविजनल कमिश्नर जम्मू और एडीजी जम्मू दिलबाग सिंह, डीजीपी जम्मू भी यहां पहुंचे, उसके अलावा डीसी जम्मू और तमाम जो
प्रशासनिक अमला है वो यहाँ पे मौजूद था, जिससे काफी जो है इसमें ये जो दुखद हादसा हुआ है उस पे जो हालांकि प्रशासन ने यहाँ पे निर्देश दे दिए हैं अस्पताल को कि पहली जो उनकी प्रायोरिटी होनी चाहिए वो ये है कि जो बेस्ट ट्रीटमेंट है वो इन जख्मियों को दिया बिल्कुल जाए। उन्हें भर्ती करा दिया गया है, जख्मियों को ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। राजेंद्र टिक्कू इस वक्त हमारे पास स्पॉट पर मौजूद हैं, जैसा कि उन्होंने अभी तफसील बताई कि किस तरह से बस का ये पूरा हादसा हुआ है, ब्रेक फेल हुआ है और 2 टायर देखिए अभी भी तस्वीर में राजेंद्र टिक्कू ने जिस तरह से बताया है कि वो पुल पर ही फंसे हैं और बस नीचे गिरी है। राजेंद्र, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से वहां पर लोग मौजूद हैं और ये सुबह के वक्त में हादसा हुआ, जो चश्मदीद गवाह हैं इस हादसे के, उन्होंने क्या कुछ बताया है इस हादसे को लेकर? एक खबर यह भी है कि ओवरलोड की बात हो रही है, तो 55 और 10 मिलाकर 65 तो यही हो गए, तो बचने वाले लोग वहां कितने थे जिन्होंने अपनी जान बचा ली खुद से? हाँ, जैसे मैंने अर्ज किया कि हमें 3 आदमी ऐसे मिले जिनसे हमने बात करने की कोशिश की। एक ने थोड़ा सा डिटेल दे दिया हमें, लेकिन 2 आदमी बिल्कुल भी उस हाल में नहीं थे कि वो हमारे साथ बात करते इस को लेकर। लेकिन उन्होंने ये जरूर बताया कि वो जो 5:30 बजे के करीब का वक्त था जब वो पिछली सीट पर बैठे थे और सोए हुए थे, जैसा मैंने अर्ज किया। उसके बाद जब उन्हें लगा कि कहीं पे खाई में गिर गई है बस या कोई झटका ऐसा महसूस हुआ, तो उन्होंने अपने आप को जिंदा पाया और उसके बाद उन्होंने बस के शीशे तोड़े और खुद बाहर आ गए उस बस से, उनका ये कहना था। रही बात ओवरलोडिंग की, अभी कुछ इतना इसके बारे में कोई खास चीज हमें मालूम नहीं है, मगर ये बताया जा रहा है कि ब्रेक फेल होने की वजह से, जैसा मैंने पहले ही बताया कि 2 मील के रास्ते इनको जाना था, लेकिन ये उससे 500 से 600 मीटर बस आगे आ गई और उसके बाद जब नियंत्रण ड्राइवर खो बैठा, उसके बाद पुल को भी पार के बैरिकेड्स को पार करके इस खाई में गिर गई। जी राजेंद्र, बस की जो कैपेसिटी है वो 55 से 60 लोगों की होती है, तो बताया जा रहा था, एक मुसाफिर ने हमें सुबह उसने बाइट में उसने बताया कि ये 70 से ज्यादा लोग इसमें सवार थे और बच्चे भी थे, तो बच्चों को लेकर क्या कुछ जानकारी है? यहाँ पे स्पॉट पे अभी हम हैं तो रेस्क्यू ऑपरेशन तो यहाँ पे कंप्लीट बताए जा रहे हैं अभी तक, लेकिन बच्चों का और जितने भी मुसाफिर इसमें सवार थे उनकी तादाद कितनी है इतना बताया गया कि 70 के करीब इसमें सवार थे लोग। लेकिन बस को देख के अगर हम अंदाजा लगाएं कि बस ये काफी बड़ी है, बहुत बड़ी बस है, जिसमें ये हो सकता है कि 60 के करीब 65 के करीब लगभग सवारियां हो सकती है इसमें। 52 जो आमतौर पे देखा जाता है कि 52 सीट मुसाफिरों के लिए रखी जाती है, लेकिन बस को देख के मैं ये बता सकता हूं कि बस बहुत बड़ी है। जैसे मैं अपने कैमरामैन से बता सकता हूं कि ये आपको बस की लंबाई के बारे में बताए कि ये कितनी बड़ी बस है। हो सकता है ये कि इसमें करीबन 65 से 70 आदमी सवार होंगे उस वक्त, ये बताया जा सकता है। बिल्कुल, डीजीपी दिलबाग सिंह ने भी अस्पताल के बाहर यही कहा कि ओवरलोडिंग अक्सर हो जाती है ऐसी बसों में, क्योंकि 5-10 मुसाफिर वो इस तरह से वायलेशन करते हैं ऐसी बसें, और वो इस तरह के मुसाफिरों को रास्ते में भी चढ़ा लेते हैं, जिस तरह की डीजीपी ने कहा। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र टिक्कू और राजन वैद आपका इस पूरी तफसीलात के लिए। तो एक बड़ा हादसा है, बड़ा दुखद हादसा है, जिसमें 10 लोगों की अभी तक मृत्यु हुई है और 55 लोग अभी शदीद जख्मी और अस्पतालों में उनका इलाज चल रहा है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। सीएम शिवराज, केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने अफसरों से तबादला ख्याल किया। नवंबर तक गांधी सागर शिफ्ट करने की तैयारी। केस में एक बड़ा इंकशाफ, सौरभ उर्फ सलीम के सगे भतीजे पर धर्म परिवर्तन कराने का इल्जाम, लोगों ने पुलिस से शिकायत की। भिंड में सीएमओ पर हमला, 6 से ज्यादा नकाबपोश अफराद ने सीएमओ पर हमला किया। दफ्तर से घर जा रहे थे सीएमओ। सूरत में बाबा बागेश्वर धाम का दिखा अनोखा अंदाज, धीरेन्द्र शास्त्री मोर के साथ अपनी ही धुन पर नाचते नजर आए। बाबा और मोर की मस्ती सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। बीजेपी लीडर कैलाश विजयवर्गीय का बयान, राहुल गांधी के 150 सीटों के दावे पर बयान, कांग्रेस को एमपी में 50 सीटें मिलना बड़ी बात है।
भोपाल जेल में बंद मिर्ची बाबा पर हमला किया गया। मिर्ची बाबा को सर और हाथ पर चोटें आई हैं। जेल इंतजामिया के मुताबिक मामूली झगड़ा बताया जा रहा है। हंगामे के बाद बाबा दूसरी बैरक में शिफ्ट कर दिया गया। दमोह के ब्रेकिंग एट 10 में एक बार फिर आपका स्वागत है। एक और बड़ी खबर आपको हम बता दें कि किस तरह से कश्मीर में एक बार फिर टारगेट किलिंग हुई है। जी हां, पर कश्मीर में एक बार फिर टारगेट किलिंग हुई। मिलिटेंटों ने दीपक कुमार को निशाना बनाया। दीपक सर्कस में काम करता था। मनोज सिन्हा, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत की है और कई सियासी लीडरों ने इस टारगेट किलिंग की मजम्मत की है। जो टारगेट किलिंग रुकी थी बीच में, वो एक बार फिर टारगेट किलिंग के बाद सब तशवीश महसूस की जा रही है। कश्मीर में एक बार फिर टारगेट किलिंग हुई है। मिलिटेंटों ने दीपक कुमार को निशाना बनाया है और दीपक सर्कस में काम करता था। आपको बता दें, दीपक सर्कस में काम करता था और उसे को निशाना बनाकर गोली मारी गई है। और इस वक्त तफसीलात के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुदस्सिर, हमारे नुमाइंदे इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। मुदस्सिर, इस टारगेट किलिंग को लेकर अभी तक की अपडेट आप पहले बता दें, क्या कुछ हुआ है, क्योंकि हादसा हो चुका, काफी वक्त हुआ है। एक बार फिर टारगेट किलिंग हुई है। सर्कस के एक मुलाजिम को निशाना बनाया गया है। बिल्कुल जिलानी, जिस तरह से हमने पहले भी कहा कि जो दीपक कुमार की बॉडी है उसको फिलहाल शिफ्ट कर दिया गया है उधमपुर की तरफ, और जो उनके साथ उनकी अहलिया भी है। और जिस तरह से हमने कहा कि लगातार कंडमनेशंस आ रही हैं एलजी से लेकर, जो साबिक वज़राए आला हैं जम्मू कश्मीर के रहे, जैसे उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की हम बात करेंगे, तो लगातार वो इस हलाकत को कंडम कर रहे हैं। और जो यहाँ पर लोकल स्थानीय लोग हैं जो इस पे सर्कस में काम कर रहे हैं इनके साथ, तो वो भी लगातार इस किलिंग को कंडम कर रहे हैं। और हम इस वक्त बिल्कुल उसी सर्कस के नज़दीक है और ये स्पॉट है जहां पर कल शाम जो है मिलिटेंट्स ने स्ट्राइक किया और ऐसा बताया जा रहा है कि नज़दीक से दीपक कुमार पर गोलियां चलाई गई, जिसके नतीजे में वो मौके पर ही दम तोड़ बैठे। हालांकि उनको जो है अस्पताल ले जाने की कोशिश की गई, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें मुर्दा करार दिया। और जिसके बाद पूरा इलाका जो है वो अब भी कॉर्डन ऑफ है और सिक्योरिटी को इंटेंसिफाई किया गया है। न सिर्फ यहाँ पर बल्कि जो आसपास के इलाके हैं वहाँ पर भी जो सर्च ऑपरेशन है वो चलाए जा रहे हैं और ये कोशिश की जा रही है कि जो इसमें मुलव्वस अफराद है उनका कोई सुराग लगाया जाए। और जिस तरह से आप अंदर देख सकते हैं कि किस तरह से ये लोग जो हैं अंदर सहमे हुए हैं, अंदर सिमटे हुए हैं। और जिस तरह से पुलिस ने भी एडवाइजरी जारी कर दी है इनके लिए कि वो बाहर ना निकले फिलहाल इस सर्कस से। हालांकि बॉडी जो है वो शिफ्ट की गई है और उनके जो परिजन थे वो उस बॉडी के साथ ही चले गए हैं, लेकिन जो यहाँ पर लोग हैं वो अंदर ही अभी भी हैं। और ये पुलिस ने इनके लिए एडवाइजरी जारी कर दी है कि फिलहाल वो यहाँ से बाहर ना निकले। और लगातार हम इस खबर पर नज़र बनाए रखे हुए हैं और ये वो स्पॉट है जहां पर हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहां पर उनकी डेड बॉडी जो थी दीपक कुमार की वो यहां से बरामद हुई। और जिसके बाद उस दीवार के मुत्सिल जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग है और वहां पर ले जाया गया था दीपक कुमार को, लेकिन वहां पर डॉक्टर ने मुर्दा करार दिया। और जिस तरह से आपने कहा कि टारगेट किलिंग्स का जो सिलसिला है उस पर रोक लगी थी और ये माना जा रहा है कि जो कल की हलाकत है, जो जिस तरह से दीपक कुमार को नज़दीक से गोलियां चलाई गई और उसके बाद उसको मार दिया गया, और ये बताया जा रहा है कि एक कोशिश है जो टारगेट किलिंग्स को रिवाइव करने की मिलिटेंट्स की जानिब से, तो इसमें और अमन अमान में खलल पैदा करने की एक कोशिश इसको समझा जा रहा है। जिलानी, जिन आतंकवादियों ने इस की जिम्मेदारी ली है, कहा कि एक नई तंजीम है, गैर मारूफ तंजीम है, तो ये सर्कस को ही निशाना क्यों बनाया गया? सर्कस का कितने दिन से चल रही थी और किसी को पता भी नहीं चला कि इसको जो है कत्ल किया गया, इसको गोली चलाई गई इस पर? बिल्कुल, जिस तरह से अगर स्थानीय लोगों की बात करेंगे तो उनका ये कहना है कि उन्होंने गोलियों की आवाज़ नहीं सुनी, लेकिन जो अंदर लोग हैं इनका कहना है कि उन्होंने गोलियों की आवाज़ें सुनी है। इसका मतलब ये है कि पॉइंट ब्लैंक रेंज से फायर किया गया है और पुलिस ने भी ट्वीट के जरिए इस पर तस्दीक की है। और जिस तरह से आपका कहना है कि जो एक गैर मारूफ ग्रुप है जिसने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑपरेटिव्स हैं, जैसे OGWs का जिस तरह से यूज़ किया जाता है मिलिटेंट्स की जानिब से। लगातार हम देखते आ रहे हैं कि OGWs वगैरह जो हैं
सामने आ रहे हैं और इस तरह के कामों के लिए उनको ही जो है यूज किया जाता है, उनका इस्तेमाल किया जाता है। और हो सकता है जिस तरह से एक गैर मारूफ ग्रुप ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की हो तो इसमें भी उसी तरह का एक ऑपरेटिव ये यूज किया गया हो, एक स्ट्रेटजी यूज की गई हो कि जो यहाँ पर ऑलरेडी जो संगठन है, मिलिटेंट तंजीमें हैं जो सरगर्म है, उनका नाम जाहिर ना हो बल्कि एक नया ग्रुप तश्कील पाए और नया ग्रुप सामने आ जाए। और कहीं ना कहीं ये इन्वेस्टिगेशन का मामला है और पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेशन में जुट चुकी है और इस ग्रुप के बारे में भी जो है पता लगाया जा रहा है। और दूसरा जो इस ग्रुप में शामिल है, जो इस हमले में डायरेक्टली तौर पर इन्वॉल्व है, तो उनको भी जो है मंजर आम पर लाने की कोशिश की जा रही है। जी शुक्रिया मुदस्सिर इस पूरी जानकारी के लिए, तफसीलात के लिए। हमारे नुमाइंदे समीर भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जिस तरह से टारगेट किलिंग एक बार फिर अपना सर उठाया टारगेट किलिंग के जरिए आतंकवादियों ने, हमारे साथ हमारा नुमाइंदा समीर है। समीर, G20 का इतना बड़ा इजलास और उसके बाद फिर ये टारगेट किलिंग की शुरुआत कैसे देखा जा रहा है? और इस पर काफी खदगन लगाई गई थी टारगेट किलिंग को, फिर क्या आतंकवादी अपने आप को यहां पर यह बताने की कोशिश है कि उनकी प्रेजेंस है अभी? देखिए, एक और किलिंग हुई है और ये कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस गवर्नमेंट के लिए एक तशवीश की लाक है। आम लोग भी इससे परेशान है और खासकर जो माइनॉरिटीज से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं जो कश्मीर में पोस्टेड है, PM पैकेज एम्प्लॉयज और जो आउटसाइडर्स हैं, उनके लिए ये बहुत ज्यादा एक तशवीश की बात हो रही है क्योंकि टारगेट किलिंग्स का सिलसिला फिर एक बार शुरू हुआ। कुछ हफ्ते ये बंद रहा था लेकिन फिर एक बार हमने लास्ट जो टारगेट किलिंग देखी थी वो संजय शर्मा की थी जो कि पुलवामा में उनकी हत्या कर दी गई थी। उसके बाद G20 का सक्सेसफुल इनकाद हुआ वहां पे, लेकिन अब दोबारा ये हमला हुआ और किलिंग हुई है। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए है बीजेपी के सीनियर लीडर और फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर कविंदर गुप्ता। मैं उन्हीं से जानूंगा गुप्ता साहब, फिर एक बार किलिंग हुई है, फिर एक बार टारगेट किलिंग, सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा, बहुत तशवीश है माइनॉरिटीज में जो वहां पे है। देखिए, जहां तक आतंकवाद का सवाल है, हमें यह समझना होगा कि ये एक कोल्ड वार है और लगातार जारी है। सुरक्षा बलों ने अपनी जान पर खेल करके बहुत अच्छा काम किया है और कश्मीर में पत्थरबाजी, आतंकवाद, रोजमर्रा के जो कैलेंडर जारी होते थे, लाखों की तादाद में सड़कों पर लोगों का आना, आज उस पर लगाम लगी है। लेकिन आज भी कुछ अंडरग्राउंड ओवरग्राउंड वर्कर्स बनकर के वहां पर आतंकवादियों के जो समर्थक हैं काम करते हैं, उनको इंफॉर्मेशन वगैरह देते हैं। वो जानबूझ करके खबर बनाने के लिए इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं। कल जो दीपू का वहां पर शहादत हुई है, अपने आप में बड़ी दुख की बात है। और अकेला परिवार में कमाने वाला था, उधमपुर का लड़का था, वो वहां पर सर्कस मेला है वहां पर काम करता था। लेकिन इस प्रकार के कायर लोग जब इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं तो स्वाभाविक बात है कि थोड़ी दहशत का माहौल बनता है। लेकिन इसमें हम ये नहीं कह सकते कि सरकार की तरफ से, सुरक्षा बलों की तरफ से कोई कहीं खामी रही हो, कोई कमी रही हो। तो कुल मिलाकर के जल्द ही उनको मार भी गिराया जाएगा, लेकिन कुछ लोग जो अभी भी बचे हैं उन पर भी कार्रवाई करने का। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि लेकिन पहले से देखिए, पिछले अगर हम 2-3 सालों से देखें, लगातार टारगेट किलिंग सिलसिला जारी है। बीच बीच में रुक जाता है लेकिन फिर कोई किलिंग होती है और माइनॉरिटीज को, और फिर आतंकवादी जो है वो सोशल मीडिया के जरिए फिर धमकाते हैं कि अगला टारगेट और कोई होगा, हम यहीं तक रुकेंगे नहीं, मोर टू कम, इस तरह की। और लेकिन ये सवाल पैदा होता है कि आखिर ये कब तक चलेगा? लोग यही पूछ रहे हैं, खासकर माइनॉरिटीज से ताल्लुक रखने और आम लोग जो पीस लविंग, अमन पसंद लोग जो कश्मीर के हैं, वो ये कहते हैं कि कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा। देखिए, ये आतंकवाद है, पिछले लगभग 30-40 साल से हम इसको भुगत रहे हैं। बिल्कुल उनकी जड़ें समाप्त हो गई हैं ऐसा नहीं है। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद है, वो समय समय पर अपने इस प्रकार की कार्रवाई करता है। तो हमें ये कंपैरिजन करना है कि पहले से हमने कितना काबू पाया है, उसके हम जो आंकड़े हैं अच्छी प्रकार से जान सकते हैं। और इस प्रकार के जो इक्का दुक्का गतिविधियां होती हैं तो मुझे लगता है जल्द उस पर भी लगाम लगेगी। हालांकि पूरी हमारी एजेंसीज, हमारे जो खुफिया एजेंसीज वो काम करती हैं और जो लोग इन्वॉल्व हैं, सरकार ने बहुत बड़े स्टेप लिए हैं। इसमें आपने देखा हुआ कुछ लोगों को नौकरी से निकाला गया, जो आतंकवादियों के
रिलेटिव भी थे जो सरकार में बैठ करके या कहीं डिपार्टमेंट्स में बैठ करके करते थे, उन पर भी चेक लगाया गया। ठीक है, जब इस प्रकार की घटनाएं होती हैं स्वाभाविक बात है, दुख होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यह आतंकवाद खत्म नहीं होगा। इसकी तरफ से पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। आपने ये कहा कि इक्का दुक्का होते हैं, लेकिन जो मारा जाता है, जिसकी शहादत होती है, उसके घर वाले ही जानते हैं। दीपू अलोन था, उसका अकलौता सहारा था घर का। उसके घर में बाप है, वो भी बीमार है, भाई है, वो भी बीमार है, गरीब था। आपको नहीं लगता है कि ऐसे जो एक आम इंसान की शहादत होती है, एक इंसान मारा जाता है, क्या किसी भी रिलीजन का, ये एक कंसर्न है, और इस कंसर्न को मिटाने की और सरकार को, सिक्योरिटी फोर्सेस को और तेजी से काम करना पड़ेगा, जड़ों तक जाना पड़ेगा। देखिए, समय समय पर रणनीति भी चेंज की जाती है। ये टारगेट किलिंग्स का जो नया सिलसिला शुरू हुआ था, इस पर भी ऐसा नहीं है कि एजेंसीज, खुफिया एजेंसियों ने वहां अपने लोग नहीं लगाए होंगे। ठीक है कि जो लोग वहां पर हमारे माइनॉरिटीज के एम्प्लॉइज हैं, उनको टारगेट किया जाता है, दहशत बनाने की माहौल पैदा किया जाता है। लेकिन एक बात ये भी कहना होगा कि अगर हम सभी को यहां बुला लेते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, वो मिलिटेंसी के आगे सरेंडर करना होगा। सरकार सोच समझ करके कोई भी कदम उठाती है, तो मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार से हमारे सुरक्षा बल काम कर रहे हैं कश्मीर में, तो आने वाले दिन अच्छे दिन आए। ये जो पीएम पैकेज एम्प्लॉयज की अगर आपने बात की, वो कहते हैं कि आप लोग, जैसे कोई नेता वहां जाता है तो वो तो सिक्योरिटी के अंडर जाता है। अगर वो एम्प्लॉयज स्कूल में जा रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं, वो तो सिक्योरिटी में नहीं है, उनकी फैमिलीज भी, तो आपको नहीं लगता है कि उनकी जो कंसर्न्स हैं, उनकी वो जेन्युइन है, और सरकार को इस पर सोचना पड़ेगा जब तक कि पूरे हालात ठीक नहीं होते? ऐसा नहीं कि सरकार इस पर काम नहीं कर रही है, उसके लिए अलग से सेफ जोन बनाने जाने चाहिए, ताकि इस प्रकार की हत्याओं को दोबारा करने का मौका ना मिले। अब पिछले दिनों भी बात हुई थी, तो मुझे लगता है कि अच्छे कदम जल्द से जल्द वो बिल्डिंग्स, वो इमारतें बनकर के तैयार हों, और खास करके जब ऐसा माहौल बनता है तो उन लोगों को एक सिक्योरिटी के साथ, सम्मान के साथ सही जगह पर उनका जो सर्विसेज है उसका उपयोग किया जाना चाहिए। नहीं, आपने कहा जी समीर, आपको ये जो बिल्डिंग्स बनेंगी। जी समीर, हम तफसीलात आपसे और भी जानेंगे। जिस तरह से कविंद्र गुप्ता जी ने बताया कि सरकार इस पर पूरी तरह से नजर रखे हुए है। ये रहते रहते बीच में जिस तरह से सारी चीजें हो रही हैं, बौखलाहट का शिकार है आतंकवादी और पाकिस्तान, जिसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही, क्योंकि G20 का जो मामला है वो बहुत खैरखूबी से हल हुआ है, जिसकी वजह से वो अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए इस तरह की हरकतें करते हुए मासूम लोगों को कत्ल कर रहे हैं। हम समीर, आपसे फिर रब्ता करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। बैद्यनाथ कब्ज हर, पुरानी कब्ज, एसिडिटी व अन्य पेट की परेशानी में उपयोगी। अस्पताल में महिला के पेट से 5 किलो वजनी ट्यूमर निकला गया। बताया जा रहा है कि महिला पिछले 8 साल से पेट के दर्द से परेशान है। बैंक डकैती का मुलजिम गिरफ्तार। राजस्थान के झुंझुनू से 5 मुलजिमान गिरफ्तार। बैंक लूटने का था मंसूबा। क्राइम ब्रांच और बगलानी पुलिस ने फिल्मी अंदाज में छापा मारा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बघेल ने सीएम निवास पर शंकराचार्यों का स्वागत किया। पादुका पूजन करके लिया आशीर्वाद। प्रदेशवासियों की सुख शांति की कामना की। छत्तीसगढ़ में असेंबली चुनाव के लिए बीजेपी की मुहिम तेज। प्रदेश इंचार्ज ओम माथुर ने गुंडा गांव में ली मीटिंग। चुनावी रणनीति पर हुई चर्चा। रायपुर में शराब पर पाबंदी से मुताल्लिक शंकराचार्य ओमकतेश्वर आनंद का बयान। अगर जराइम को रोकना है तो शराब पर पाबंदी लगानी पड़ेगी। जितने भी जराइम हो रहे हैं इसमें शराब का बड़ा किरदार है। बिलासपुर में पीड़िता की मां को 9 दिन बाद जमानत मिल गई। पुलिस ने उसे 19 मई को गिरफ्तार किया था। पुलिस की कारकर्दगी पर उठे सवाल। रतनपुर के मौजूदा स्टेशन इंचार्ज सस्पेंड।
धारवी रफ्तार भी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। कर्नाटक में जस्टिस एमएस रामचंद्र राव की हलफ बर्दारी। जी हां, राजभवन में हलफ बर्दारी होगी। गवर्नर दिलाएंगे चीफ जस्टिस को हलफ। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू भी मौजूद होंगे। बड़ी खबर इस वक्त की, जस्टिस एमएस रामचंद्र राव की हलफ बर्दारी। राजभवन में हलफ बर्दारी होगी। गवर्नर दिलाएंगे चीफ जस्टिस को हलफ। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू भी मौजूद रहेंगे। हिमाचल के चीफ जस्टिस बनेंगे रामचंद्र राव। गवर्नर राजभवन में उन्हें हलफ दिलाएंगे। सुखविंदर सुक्खू भी इस वक्त आप देख रहे हैं मौजूद हैं। रामचंद्र राव जिनका ताल्लुक हैदराबाद से है, और इस वक्त जस्टिस एमएस रामचंद्र राव की हलफ बर्दारी की तकरीब राजभवन में होगी और गवर्नर उन्हें हलफ दिलाएंगे। सीएम सुक्खू भी इस मौके पर मौजूद हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की, जस्टिस एमएस रामचंद्र राव जिनकी हलफ बर्दारी राजभवन में होगी। गवर्नर उन्हें हलफ दिलाएंगे और सीएम सुक्खू भी मौजूद हैं, और साथ ही अपोजिशन लीडर जयराम ठाकुर भी इस मौके पर मौजूद हैं। तो सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं राजभवन से, जहां से कुछ ही देर में हलफ बर्दारी की तकरीब होगी, जिसमें जस्टिस एमएस रामचंद्र राव की हलफ बर्दारी होगी। हलफ दिलाया जाएगा उन्हें चीफ जस्टिस का। तो राजभवन से राज तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू भी मौके पर मौजूद हैं, और साथ ही अपोजिशन लीडर जयराम ठाकुर भी मौजूद हैं। In the year 2023, 5th Jest 1945 Shak, in the 74th year of Republic of India, President of India. मैं न्यायाधिपति श्री मामिडंडा सत्यरत्ना श्री रामचंद्र राव से अनुरोध करता हूं कि वह हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद की शपथ हेतु कृपया मंच पर आए। मैं माननीय राज्यपाल महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे न्यायाधिपति श्री मामिडंडा सत्यरत्ना श्री रामचंद्र राव को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद की शपथ दिलाएं। I, Mamidanda Satyaratna Sri Ramchandra Rao, having been appointed Chief Justice of the High Court of Himachal Pradesh, do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws.
मैं माननीय राज्यपाल महोदय से कार्रवाई समाप्त करने की अनुमति चाहता हूँ। कार्रवाई समाप्त हो। तो चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव को हलफ दिलाया गया है चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश के बतौर, जिसमें सीएम सुक्खू भी थे और साथ ही वहां पर अपोजिशन लीडर जयराम ठाकुर भी मौजूद थे। तो एक बार फिर आपको बता दें, चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव को हलफ दिला दिया गया है चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश के बतौर। गवर्नर ने उन्हें हलफ दिलाया और वो चीफ जस्टिस वो हैं हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के। इस मौके पर गवर्नर भी मौजूद थे, राजभवन में हलफ दिलाया गया। जैसा कि आप आज तस्वीरों में देख रहे हैं, सीएम सुखविंदर सिंह को भी मौजूद हैं और साथ ही जयराम ठाकुर भी इस वक्त मौजूद हैं। जस्टिस एमएस रामचंद्र राव को हलफ दिलाया है गवर्नर ने। राजभवन में हलफबरदारी तकरीब हुई है और तकरीब को ख़त्म किया गया है। सीएम सुक्खू भी इस वक्त वहाँ पर मौजूद थे और साथ ही अपोजिशन लीडर जयराम ठाकुर भी मौजूद थे। आपको बता दें, रामचंद्र राव 7 अगस्त 1966 में हैदराबाद में पैदा हुए और उन्होंने 7 सितंबर 1989 को बतौर वकील एक तरह से वकालत अपनी शुरू की, दाखिला लिया और 1912 में वो जज बने थे और 1991 में यानी 1991 से कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म भी वो रहे। रामचंद्र राव को उनके मास्टर्स कोर्स के लिए कैम्ब्रिज कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप, बैंक ऑफ क्रेडिट एंड कॉमर्स इंटरनेशनल स्कॉलरशिप और स्कॉलरशिप ट्रस्ट ऑफ द ईयर टेम्पल से पेगासस स्कॉलरशिप से भी नवाजा गया। अब त्रिलोक चौहान कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं और सीनियर जस्टिस लोक सिंह चौहान अमजद ए सईद के रिटायरमेंट के बाद हिमाचल हाई कोर्ट में कायम मकाम चीफ जस्टिस के बतौर वो खिदमत अंजाम दे रहे थे। हलफबरदारी के बाद हिमाचल के नए चीफ जस्टिस के बतौर एमएस रामचंद्र राव की मियाद शुरू हुई है। तो रामचंद्र राव को उनके ओहदे का हलफ दिलाया गया है राजभवन में गवर्नर द्वारा। I, Mamidanna Satyaratna Sri Ramchandra Rao, having been appointed Chief Justice of the High Court of Himachal Pradesh, do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws. तो आपको एक बार फिर बता दें, जस्टिस एमएस रामचंद्र राव को हलफ दिलाया गया है। राजभवन में हलफबरदारी हुई और सीएम सुक्खू भी मौजूद थे। इनके अलावा अपोजिशन लीडर जयराम ठाकुर भी इस मौके पर मौजूद थे। हलफबरदारी तकरीब खत्म हुई है। एक बार फिर आपको बता दें कि रामचंद्र राव का ताल्लुक हैदराबाद से है, जो कि अब चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हैं। बड़ी खबर, ठाठरी कुलथरान शाहरा पर हादसा, मालबरदार ट्रक दरिया में गिर गया है और ड्राइवर लापता है। मच्छी पाल के नज़दीक पेश आया है ये हादसा। तो बड़ी खबर आपको बता दें, ठाठरी कुलथरान
जो सड़क पर यह हादसा पेश आया है, बड़ा हादसा हुआ है और मालबरदार ट्रक है जो दरिया में गिर गया है। दरिया में ट्रक के गिरने के बाद ड्राइवर लापता बताया जा रहा है और मछीपाल के नज़दीक ये हादसा पेश आया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि दरिया में जिस तरह से ट्रक पूरी तरह से डूबा हुआ है, काफ़ी बड़ा मालबरदार ट्रक है जो दरिया में गिरा है और उसके बाद ट्रक का जो ड्राइवर है वो लापता बताया जा रहा है। ठाठी कुलोत्रान शाहरा है सड़क है जहां पर यह हादसा पेश आया है। मालबरदार ट्रक दरिया में गिर गया है और ड्राइवर लापता बताया जा रहा है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक